हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस बुक का अध्याय नंबर 2 करेंगे। सजीव जगत में विविधता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सजीवों में किस प्रकार विविधता है, अलग अलग, जैसे पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ पौधों में, इंसानों में भी बहुत विविधता है। स्थान के साथ इंसान, मनुष्य, पेड़ पौधे सब बदलते रहते हैं। उनका रहने का स्थान, जीने का, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, सब कुछ बदलता रहता है। तो बहुत ही विविधता है पशुओं, पक्षियों सब में। प्रकृति की सैर, नेचर वॉक। सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं, तब हम आसपास पक्षियों, पेड़ों को देखते होंगे। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। घास, आप इस चित्र में देखिए कि आपको कुछ ये जो पेड़ पौधे ये दिखाई दे रही है, घास है। पहला कै पार्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये घास की एक तिनका। दूसरा है तुलसी। तीसरा है गुड़हल का फूल दिखाई दे रहा है आपको। तो सभी पौधों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। सामान्य घास कैसा होता है? घास कोमल और पतला होता है। आप हाथ से भी, अमूमन छोटा बच्चा भी इसको उखाड़ सकता है। तुलसी कठोर होती है थोड़ी और पतला होता है। छोटा बच्चा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा व्यक्ति इसे उखाड़ सकता है। गुड़हल थोड़ा और कठोर होता है। नीम कठोर और मोटा होता है। तीन की पत्तियां और तना, जड़, इसके आधार पर हम पौधों को विभिन्न भागों में या समूह में बांट सकते हैं। जंतुओं के नाम, उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार या अन्य कोई विशेषता। कौवा कहाँ पर रहता है? वृक्षों पे, इधर उधर उड़ता रहता है। पक्षियों, चलता भी है, उड़ता भी है। कीट पतंगे खतार रोटी भी खा लेता है ऐसे तो, कुछ गिरे तो। चींटी मिट्टी व बिलों में रहती हैं, पत्तियां, बीज और कीट खाती हैं। गायें, हमें घरों में हम पालते हैं गायों को। घास पत्तियां खाती हैं। यहाँ पर इस चित्र में बच्चों ने अलग अलग चित्र बनाए हैं। कोई कछुए का, पेड़ का, मोर का, रैबिट, पक्षी, सांप वगैरह वगैरह। पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधे और जंतुओं के समूह हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। जैसे फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उनका तना कैसा है, फूल कैसे हैं, फूल आते हैं या नहीं, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान। ये कुछ आधार हैं जिनको हम मान के उनके पौधों और जानवरों के समूह बना सकते हैं। पौधे का नाम। ऊंचाई, छोटा, मध्यम, ऊंचा। आम का पौधा ऊंचा होता है, हरा भूरा होता है, कठोर, मोटा होता है। गुलाब का मध्यम भूरा। आप इन पौधों को ऐसे पढ़ने की बजाय आप अच्छा सही जब रहेगा, आप इन पौधों को देखेंगे अपने आसपास तो आपको समझ आ जाएगा कि आम का पौधा कितना बड़ा होता है, हम हाथ से उखाड़ सकते हैं या नहीं। ठीक है। गुलाब का पौधा, फिर टमाटर का। इन पौधों को हम बड़े और छोटे के हिसाब से वृक्ष, आम का पौधा बहुत ही बड़ा होता है तो इन्हें वृक्ष की कैटेगरी में, तो गुलाब का पौधा मध्यम आकार का होता है इसलिए झाड़ी की कैटेगरी में आता है। टमाटर का पौधा बहुत ही छोटा होता है, ये साग कैटेगरी में आता है। ये आप देखो, साग टमाटर के पौधे को साग कहा गया। ये झाड़ी, ये देखो कैसे, ये वृक्ष।
गुलाब के पौधे को झाड़ी। आरोही लता क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ती हैं, जैसे घिया तोरई की बेल ऊपर चढ़ती है सहारा लेकर, आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है। विसर्पी लता पर कुछ पौधे भूमि में फैल जाते हैं, जैसे तरबूज की बेल फैल जाती है, टिंडसी की बेल फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है, ऊपर नहीं चढ़ती हुई, उन्हें विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं। ये जो इनका पैटर्न है इन्हें शिराविन्यास कहते हैं। किसी भी पौधे की पत्तियों में ये जो पैटर्न दिया होता है ये शिराविन्यास होता है। जो पहला पैटर्न आप देख रहे हैं ये इस पैटर्न को जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं, ये गुड़हल की पत्ती है। और दूसरा है समांतर शिराविन्यास, केले की पत्ती में होता है समांतर शिराविन्यास, और समांतर शिराविन्यास ही होता है घास की पत्ती में। ये रेखाएं शिराएं कहलाती हैं और इस पैटर्न को शिराविन्यास कहते हैं। सरसों के पौधों में मूसला जड़ तंत्र, मूसला जड़ तंत्र इस प्रकार का होता है, और जकड़ा या रेशेदार जड़ तंत्र जैसे घास में हो गुच्छे सी होती हैं, ये रेशेदार जड़ तंत्र होता है। घास में समांतर शिराविन्यास होता है और रेशेदार जड़ तंत्र होता है। मूसला जड़ को आपको पता चल गया होगा। लेमन घास समांतर और जकड़ा या रेशेदार। चने के पौधे में मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। चने का पौधा में पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास होता है? जालिका रूपी। और गेहूं के पौधे में जकड़ा जड़ें, पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। द्विबीजपत्र, एक द्विबीजपत्री बीज, चने का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है, और मक्के का होता है जो एक बीजपत्री होता है। जैसे चने के हम दो भाग करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं ना, लेकिन मक्के की नहीं होंगी। जैसे हम दाल बनाते हैं चने की तो वो अलग अलग टूट जाता है, तो द्विबीजपत्री चना होता है, ये एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र होता है। तो द्विबीजपत्री जैसे चने का पौधा क्या होगा? द्विबीजपत्री हो गया, और उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास मिलेगा और मूसला जड़ तंत्र मिलेगा। एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं का भी एक बीजपत्री पौधा होगा, समांतर शिराविन्यास मिलेगा और जकड़ा जड़ तंत्र मिलेगा। तो ऐसे इन विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग बांट सकते हैं। इसमें देखो कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, गाय बाहर चल रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, कुछ पानी में जीव हैं, मछलियाँ, मेंढक वगैरह, बतख, सांप वगैरह, पौधे भी हैं, वही पौधे कुछ बाहर भी हैं। इस प्रकार सब जीवों में विविधता बहुत है, अलग अलग। ये आप देख सकते हैं कि जंतु और गति का प्रकार, जैसे बकरी टांगों से चलती है, 4 टांगें होती हैं, वह कूद भी सकती है। कबूतर को पंख भी होते हैं तो वह उड़ भी सकता है, चल भी सकता है। जानकी अम्माल ये एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। ये जंगल को बचाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं? देवदार का वृक्ष पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थल में जैसे ऊंट रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष, महासागर में मछली, जंगल में शेर। ये देखो नागफनी के पौधे ही कांटेदार पौधे होते हैं। मरुस्थल में लगभग कांटेदार पौधे ही मिलते हैं।
ये देवदार का वृक्ष है, पर्वतीय क्षेत्र में शंकुआकार होता है। ऊँट कैसे होते हैं? इनके पैर चौड़े होते हैं। राजस्थान की गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट खुर होते हैं इनके। लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट, देखो इनमें क्या होता है, इनके ठंडे लद्दाख में रहने वाले ऊँट के 2 कुब्बड़ हैं और इनके पैर भी छोटे होते हैं और इनके लगभग शरीर पे बाल होते हैं बड़े बड़े। लेकिन मरुस्थल में रहने वाले बाल नहीं होते, इनके पैर चौड़े होते हैं और कुब्बड़ भी एक ही होता है। कुब्बड़ से क्या करते हैं, इन स्थानों पर भोजन की उपलब्धता बहुत ही कम है, इसलिए अपने भोजन जब इकट्ठा मिल जाता है तो ये संचित कर लेते हैं कुब्बड़ में। जब भोजन नहीं मिलता तो ये उनसे अपना गुजारा चला लेते हैं। तो इस जो लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडे स्थानों पर रहते हैं उनमें 2-2 कुब्बड़ होते हैं। मरुस्थल में पाने वाले ऊँटों में एक ही कुब्बड़ होता है। बुरांस का पौधा ही, बुरांस की विभिन्न विशेषताएं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। जिस स्थान पर जो पेड़ पौधे रहते हैं उनका आवास क्षेत्र होता है। सलीम अली, इन्हें भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का पक्षी पुरुष। इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। जो पृथ्वी पर या पृथ्वी धरातल पर रहते हैं उन्हें थलीय आवास के जंतु होते हैं, और जो पानी में रहते हुए जलीय आवास के जंतु होते हैं। जो दोनों स्थान पर रह सकते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। टाइगर की संख्या घटती जनसंख्या को देखते हुए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट आइडिया आरंभ किया गया था। 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना भी शुरू की गई थी। ये देखो बंगाल चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पवित्र उपवन सेक्रेट उर्वस, ये पवित्र उपवन पश्चिम घाट का पवित्र उपवन, ये पवित्र उपवन में आबादित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। उनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ पर स्थानीय गाँव के लोग ही इनका संरक्षण करते हैं। यहाँ किसी को भी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पर भारत में सभी जगहों पर मिलते हैं ऐसे। ये प्रमुख शब्द हैं, इनके परिभाषा हम किसी वीडियो में इकट्ठे, ये अलग वीडियो आएगी और उसमें हम इन सब की परिभाषाएं आपको लिखित रूप में दी जाएगी। सारांश आगे आप पढ़ लेना। आगे सभी वीडियो में आगे इसी प्रकार से अलग अलग लेसन आएंगे अलग अलग वीडियो में, और एक अलग वीडियो में आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी जिसमें इनकी परिभाषाएं लिखी होगी, प्रमुख शब्दों की। मेन क्वेश्चन आंसर भी होंगे। धन्यवाद।